चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। बोल रहा है कि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 25% अधिक है। क्या है? 25% अधिक है। ठीक है, x जो है y से 25% अधिक है, तो y x से कितना प्रतिशत कम है पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहा है? कितना प्रतिशत कम है पूछ रहा है। ठीक है, तो जब भी अगर कम देगा और अधिक, कम पूछेगा और अधिक दिया रहेगा, तो हम क्या लगाते हैं फॉर्मूला, आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूं मैं, R/100 प्लस ये R% है ना, R% इंटू 100, ये वाला लगाते हैं हम लोग। ठीक है, जब भी कम प्रतिशत पूछता है तो प्लस लगाते हैं, जब भी अधिक प्रतिशत पूछता है तो क्या लगाते हैं? माइनस लगाते हैं। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। तो क्या बोल रहे हैं? 25% अधिक है, लगा दीजिए 25/100 और 25 कितना आ जाएगा जी? 125। ठीक है, प्रतिशत हटा रहा हूँ इसलिए 100 लग जाएगा। 25 से कम 25, 25 पंचे 5 से कम 5 20 हम, तो कितना प्रतिशत कम हो जाएगा? 20%। आ गया है समझ में? ठीक है, एक एक क्वेश्चन को आज तक मैंने जितना भी क्वेश्चंस कराया है, लगभग 150 प्लस क्वेश्चन करा दिया हूँ। अगर, ठीक है, 150 प्लस क्वेश्चन करा चुका हूँ। अगर इन क्वेश्चंस को अगर आप बारीकी से पढ़ कर जाएंगे और बार बार रिवीजन करके जाएंगे तो 110% बोल सकता हूँ मैं कि पटवारी के एग्ज़ाम में आपका, पटवारी या फिर व्यापम का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, या फिर आप जीआरएफ दे रहे हो, या फिर जो भी सा एग्ज़ाम हो, मैथ्स अगर सिलेबस में है, जो यही पैटर्न में, इसी सिलेबस में, तो आप आराम से उसका आप 30 क्वेश्चन में 25 प्लस करके आएंगे। थोड़ा सा लॉजिक लगता है, 4 से 5 क्वेश्चन जो होते हैं, ठीक है, वो एक्सपीरियंस लोगों के लिए होते हैं, और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो विलोपित करने लायक होते हैं। ठीक है, तो आप अगर 30 में से 25 क्वेश्चन करके आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हमारे। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है? आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्षेत्रफल पर आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, क्षेत्रफल पर, ठीक, क्षेत्रफल पर आधारित क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं? देखिए, एक वृत्त दे दिया है एक वर्ग के अंदर में। ठीक है, एक वृत्त दे दिया है। ठीक है, सी जिसका क्षेत्रफल दे दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया है कितना? 9 पाई दे दिया है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया है 9 पाई। ठीक है, तो पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल पूछ रहा है, पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल। सबसे पहले हमें यह पहचानना है कि वृत्त के ऊपर में जो ये लगा है, ठीक है, चतुर्भुज, वो वृत्त जो वो वर्ग है या आयत है? तो ठीक है, वर्ग है या आयत है। अब देखिए इसका त्रिज्या कितना होगा? ये सेंटर मान लीजिए, इसका त्रिज्या मान लेता हूं मैं r होगा। ठीक है, और यहां से भी इसका वैल्यू r होगा, तो दोनों भुजा, मतलब ये वाला r होगा। ठीक है, यहां से यहां तक का, और यहां से यहां तक, मतलब ये भी क्या होगा? r। मतलब दोनों चारों भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है। मतलब क्या है? ये वर्ग है। ठीक है, चारों भुजाएं क्या है आपस में? क्या कहते हैं? ये 2r हो जाएगा ना। ठीक है, चारों भुजाएं आपस में बराबर है तो क्या होंगे? वर्ग हो जाएंगे। ठीक है, ये वृत्त का त्रिज्या है। ठीक है, तो ये भी r हो जाएगा, ये भी r हो जाएगा। ठीक है, तो 2r हो गया। अब वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया है तो मुझे r का मान निकल जाएगा क्या? त्रिज्या का क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर 2 पाई r स्क्वायर बराबर 9 पाई दे दिया है जी। ठीक है, पाई और पाई कट गया, r बराबर क्या आ जाएगा? 9/2 का वर्गमूल 3√2। ये आ गया मेरे पास r का मान। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए दोनों चीज को इसमें लगा दिया है, सभी टाइप के क्वेश्चंस करा चुका हूं मैं। भुजा का स्क्वायर, a का स्क्वायर होता है, a का मान यहां पर कितना दे दिया? 2r का स्क्वायर। ठीक है, r का मान कितना आ गया? 3/2। √2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये 3 दूनी 6, 6 का वर्ग कितना होता है? 36, और √2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 2, 2 एक कम, 2 18, कितना आ जाएगा? 18 मीटर स्क्वायर। मीटर में दिया तो मीटर स्क्वायर। ठीक है,
बात समझ में आया? कितना आ जाएगा? कहीं पर गलती कर रहे हैं क्या हम लोग? देखिए, हाँ यहां पर गलती कर रहे हैं। देखो, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर जी। वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या? पाई आर स्क्वायर, सॉरी, ठीक है। तो आर का मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर से हम रखेंगे आर का मान 3 आ गया, तो भुजा का मान आ जाएगा 2r का होल स्क्वायर। भुजा कितना है? 2r। ए बराबर कितना दे दिया है? 2r, ठीक है। अब यहाँ पर रख दीजिए 2 गुणा 3 का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर बराबर 36 मीटर स्क्वायर, या यूनिट दिया हो चाहे मत दिया हो, ठीक है, 36। बात समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। एक स्टेटमेंट है, 4 कथन दिया है, उसमें से एक कथन सत्य है, ठीक है। चलो चारों कथन को हम पढ़ते हैं। बोल रहे हैं एक आयत का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो सबसे पहले आयत क्या होता है बता चुका हूं मैं, ठीक है। इसके प्रत्येक कोण क्या हो? 90 अंश का हो, 90 अंश का हो, ठीक है। प्रत्येक कोण क्या हो? 90 अंश का हो। और विकर्ण क्या होता है? ये वाला होता है जी। इसको नाम दे देता हूँ ए, बी, सी और डी, ठीक है, विकर्ण। तो ये ऑब्वियस से 90 अंश का काटता है, ठीक है। आयत में जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 अंश में काटते हैं, ठीक है। ये चीज़ पढ़ा चुका हूँ। पहला पॉइंट तो ये सही हो रहा है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि प्रत्येक समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज क्या होता है? जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, एक पेयर और दूसरा पेयर ऐसा होता है, ठीक है। समलंब चतुर्भुज होता है, ठीक है। तो क्या ये समानांतर चतुर्भुज? अब समानांतर चतुर्भुज क्या होता है? जिसके आपस में चारों भुजाओं में, ठीक है, ये भुजा और ये आप आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, ठीक है, और ये कोण आपस में बराबर होते हैं। प्रॉपर्टीज आप देखते जाइए, ठीक है। ये कोण आपस में बराबर होते हैं। तो क्या ये दोनों एक है, इक्वल है? क्या नहीं है? मतलब सेकंड स्टेटमेंट हमारा क्या है? गलत है। पहला स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तीसरा क्या बोल रहा है देखिए, समलंब चतुर्भुज, चौथा को पहले पढ़ लेते हैं। समलंब चतुर्भुज के विकर्ण समान होते हैं, ठीक है। समलंब चतुर्भुज के विकर्ण क्या समान होते हैं? ये विकर्ण समान होते हैं? बिल्कुल गलत। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है ये वैल्यू के ऊपर। अगर ये वैल्यू इक्वल है, ठीक है, तब अगर इस समलंब चतुर्भुज में AD बराबर BC होगा तब तो इक्वल होगा, तब तो इक्वल होगा विकर्ण, तब विकर्ण क्या होंगे? बराबर होंगे। नोट करते जाइएगा, ठीक है। अदरवाइज AD इक्वल टू नॉट इक्वल टू BC, तब विकर्ण बराबर नहीं होंगे, ठीक है, तब विकर्ण बराबर नहीं होंगे। बात समझ में आया? 2 कंडीशंस होते हैं, ठीक है। बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें फिर एक और स्टेटमेंट क्या बोला है कि जो एक चतुर्भुज बना दीजिए जिसके चारों भुजाएं बराबर हैं, तो क्या यह वर्ग कहलाएगा? अब इसमें भी 2 कंडीशन है। एक कंडीशन में तो वर्ग कहलाता है जिसके चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण क्या हो? 90 अंश का हो, और प्रत्येक कोण क्या हो? 90 अंश का हो। लेकिन एक और चतुर्भुज आप पढ़ेंगे, सम चतुर्भुज। एक और चतुर्भुज क्या पढ़े हैं आपने? सम चतुर्भुज। ए बी, डायग्राम छोटा छोटा बना रहा हूं, ठीक है। ए चारों वैल्यू बराबर है, लेकिन एंगल 90 अंश का नहीं है। तो क्या ये वर्ग होगा? क्या नहीं होगा। तो तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है। तो इस तरह से हमारा पहला स्टेटमेंट सही होगा, ठीक है। बात समझ में आया? तीसरा हमने प्रॉपर्टीज जाना, किसका? आकृतियों का, ठीक है। आकृति का जियोमेट्री हम लोग डिस्कस कर लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला हमारा जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, घनाभ से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। घनाभ पर आधारित। घनाभ का हमने पढ़ रखा है, क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र, ठीक है। और क्या कहते हैं, घनाभ का आयतन क्या होता है, ये पढ़ रखे हैं। बोल रहा है कि 3 विमा दे दिया है घनाभ में बंद लकड़ी का 45
ठीक है, 32 और कितना दे दिया जी, 26 दे दिया है। ठीक है, कितना, 28 दे दिया है, ये उसका बीमा दे दिया। अब बोल रहा है कि ये जो लकड़ी का बना हुआ था, ठीक है, और इसका जो मोटाई है, लकड़ी का मोटाई कितना है, 1 मीटर का। ठीक है, देखिए जैसे ये, ठीक है, जैसे कि जैसे ये मार्कर है। ठीक है, अब इसका ये मोटाई इतना मोटा है, ये लकड़ी का लगा हुआ है बोल रहे हैं। ठीक है, तब जाकर के ये 45 हो जा रहा है, तब जाकर के 45 हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन अंदर ये इतना मोटा कितना, 1 सेंटीमीटर का दे दिया है। कितना दे दिया है, 1 सेंटीमीटर चौड़ा लकड़ी से बना है। देखिए, ठीक है, 1 मीटर चौड़ा लकड़ी से बना है। ठीक है, तब जाकर के जो अंदर में जो स्पेस बचेगा, अंदर में जो स्पेस बचेगा, ये बाहरी जो वैल्यूज है उनका मान दे दिया, यूनिट दे दिया। ठीक है, लेकिन अंदर में कितना बचेगा, तो 45 में 1 सेंटीमीटर घटाऊंगा तो 44, और इधर का भी 1 सेंटीमीटर घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, ये 43। इसी तरह से 32 में 2 घटाऊंगा 30, और इसी तरह से 28 में 2 घटाऊंगा 26, इतना बचेगा मेरे पास। और जब इसको गुणा करूंगा तो 540 घन सेंटीमीटर, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। देखिए समझिएगा। ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, 1 मिनट। देखिए, ये ऊपर वाला जो वैल्यू है, ठीक है, ये ऊपर वाला वैल्यू है, सपोज यहां से नीचे तक का वैल्यू 10 सेंटीमीटर था। ठीक है, 10 सेंटीमीटर था। अब ये ऊपर का ये वैल्यू 1 सेंटीमीटर का है, और सेम नीचे में ही बना है 1 सेंटीमीटर का, तो टोटल कितना हो गया मेरे पास, 2 सेंटीमीटर का। ठीक है, 2 सेंटीमीटर का। अब यहां से नीचे तक का इस फ्रेम को, व्हाइट कोई बस फ्रेम को अगर मैं नापूंगा तो कितना आ जाएगा जी, ये 2 घटाऊंगा तो 8 सेंटीमीटर। बात समझ में आया? ठीक है, इसी तरह से कह रहा है 45 सेंटीमीटर का मोटा लकड़ी था, तो ऊपर और नीचे से 1-1 सेंटीमीटर हटाऊंगा तो 43 हो जाएगा। 32 से 1-1 सेंटीमीटर अगल बगल से हटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और 28 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 1-1 सेंटीमीटर घटाऊंगा तो। बात समझ में आया? ठीक है, अच्छा समझ लीजिएगा इस क्वेश्चन को। अगर नहीं आएगा समझ में तो कमेंट बॉक्स पर मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। सेम क्वेश्चन है, पहला टाइप का। ठीक है, 5वां में सेम क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि एक कॉफी के दाम में 10% का इजाफा मतलब अधिक। ठीक है, 10% अधिक बढ़ गया तो गृहिणी उसकी खपत को कितना प्रतिशत कम करना चाहिए ताकि जो उसका खर्च है वो अतिरिक्त ना बढ़े। तो दिया क्या है, अधिक, तो अधिक दिया तो हमें प्लस लगाना है जब भी। ठीक है, या फिर कम पूछा है, जो चीज पूछा है, ठीक है, उसके जस्ट कम पूछा है तो प्लस लगाना है, अधिक पूछता है तो माइनस। ये वाला फॉर्मूला भी बताया हूँ, लगा लीजिएगा यहाँ पर 10, तो ये आ जाएगा 10/110 गुणा 100। ठीक है, 10 से 10 100/11 मतलब 9 से ही 1/11। ठीक है, आ गया समझ में? ठीक है, चलिए अगर ये समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं जी। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और हमेशा पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, एक त्रिभुज दे दिया है और यहाँ पर इस वाले वैल्यू को पूछ रहे हैं, एंगल डी को। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे देखिए। ठीक है, सबसे पहले हम इसको एज्यूम कर लेंगे। ठीक, अब ये एंगल का वैल्यू कितना दे दिया, इसको मान लेता हूँ, नाम दे देता हूँ ABC। तो देखिए ABD का वैल्यू दे दिया है 43, ACD का वैल्यू दे दिया है 38। ठीक है, अब हमें ये वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, ये वाला वैल्यू नहीं पता है हमें। ठीक है, इसको मान लेता हूँ मैं अल्फा, इसको मान लेता हूँ मैं बीटा। ठीक है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 अंश छोटा त्रिभुज में, अल्फा प्लस बीटा प्लस डी। और इसी तरह से बड़ा त्रिभुज में लूंगा ABC में, तो ABC में देखिए अल्फा प्लस 43 आ जाएगा, एंगल बी का पूरा मान कितना हो जाएगा, एंगल ABC में 43 प्लस बीटा, 43 प्लस अल्फा प्लस 38 प्लस बीटा प्लस 54।
इक्वल टू 180। अब इसको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 180 मैं माइनस करूंगा किसको, इन तीनों को जोड़ करके, ठीक है। जोड़िए 8 3 11, 11 और 4 15, 15 की 5 हासिल आई 1, 4 3 7, 7 5 12 और 1 13। कितना आ गया जी मेरे पास, कितना आ गया 40, ठीक है। कितना आ जाएगा 45, ठीक है। कितना आ जाएगा मेरे पास 45, ठीक है। बात समझ में आया। अब देखिए इस अल्फा बीटा का वैल्यू यहां पर रख सकता हूं क्या मैं, तो डी का वैल्यू आ जाएगा, यहां पर रख देता हूं, ठीक है। 45 प्लस डी इक्वल टू 180, तो डी इक्वल टू 180 माइनस 45, ठीक है। कितना आ जाएगा 135 डिग्री, है ना। आसान क्वेश्चन, डायरेक्ट ऐसे बनाना है आपको, पेपर में भी 2-3 बार बनाएंगे तुरंत बन जाएगा, ठीक है। पहले छोटे कोणों का योग निकालेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है, फिर बड़े त्रिभुज के निकालेंगे 180 अंश होता है, वहां से अल्फा बीटा का वैल्यू निकालेंगे, अल्फा बीटा का वैल्यू इसमें रखेंगे तो फिर डी का मान आ जाएगा। बात समझ में आया। चलिए अगर ये समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन औसत से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन औसत से है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोग बनाओगे, ठीक है। मैं बस हिंट दे रहा हूँ। बोल रहा है ए और बी की औसत आयु 20 है, ए और बी की औसत आयु 20 है, तो उनका योग कितना हो जाएगा जी। औसत बराबर क्या होता है, योग बट्टा नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, बता चुका हूँ मैं। औसत बराबर क्या होता है, ठीक है। औसत बराबर क्या होता है, ठीक है, योग बट्टे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, जितने लोग भाग ले रहे हैं, ठीक है। तो योग बराबर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इनटू औसत। तो यहां पर देखो ए और बी का योग कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। इसी तरह से बी और सी, बोल रहा है ए के स्थान पर सी आ जाता है, आगे क्या बोल रहा है ए के स्थान पर सी आ जाता है, मतलब बी और सी का औसत आयु कितना हो जाता है 19 हो जाता है, मतलब इन दोनों का योग कितना दे दिया 38। और उसी तरह से फिर बोल रहा है कि बी के स्थान पर सी अगर आ जाएगा, बी के स्थान पर अगर सी आ जाएगा तो ए प्लस सी का औसत आयु 21 दे रखा है, तो इनका योग हो जाएगा 42। अब बोल रहा है ए और बी और सी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, ए बी सी का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है अलग अलग। क्या करेंगे, सबसे पहले तीनों को जोड़ दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी 2 टाइम्स आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, जोड़ दीजिए। 8 2 10 हासिल लाई 1, 4 3 7, 7 4 11 और 1 12, कटा दीजिए 60, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का मान दे दिया 60। अब मैं किसी भी एक का वैल्यू निकाल देता हूँ, बाकी आप लोग निकालते रहिएगा। जैसे मेरे को निकालना है ए का मान ज्ञात करना है, तो बी और सी का मान कितना दिया है देखिए 38, ठीक है। तो ए के लिए क्या करूंगा 60 में से 38 को घटा दूंगा, कितना आ जाएगा 22। बी के लिए क्या करूंगा, बी के लिए क्या करूंगा 60 में से ए और सी को घटा दीजिए 42, ठीक है, कितना आ जाएगा 18, ठीक। और सी के लिए क्या करूंगा 60 में से, ठीक है, ए और बी को घटा दीजिए 40, कितना आ जाएगा 20। बात समझ में आया, आ गया आंसर। इस तरह से ए बी और सी का वैल्यू, है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन, ठीक है। बार बार बोल रहा हूं आप लोगों को इन क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाना है, ठीक है। ये सभी आए हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है अनुपात पर आधारित, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। बोल रहा है कि ए और बी के आय का अनुपात दे दिया 3:2, उसको मैं 3x और 2x में तोड़ दिया। फिर बोल रहा है कि उनके खर्चों का अनुपात दे दिया है, ए और बी के खर्चों का अनुपात दे दिया कितना 5:3 दे दिया है, ठीक है। खर्चों का अनुपात कितना दे दिया 5:3, ठीक है। उनका बचत दे दिया 200 रुपए, उनका बचत दे दिया कितना 200 रुपए। तो उनके क्या पूछ रहा है, आय पूछ रहा है, उनका आय पूछ रहा है 3x और 2x का वैल्यू पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे जी, y का मान, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, आय माइनस बचत करूंगा। आय होता क्या है बता चुका हूं पहले भी, बचत प्लस खर्च होता है, जितना आपने बचाया और जितना आपने खर्च किया, इन दोनों को, आपको जब पैसा मिलता है तो आप क्या करते हैं और खर्च करते हैं और साथ में बचाते हैं। जैसे 100 रुपये अगर आपको मिला तो आप 60 रुपये का आपने कोल्ड ड्रिंक पी लिया और 40 रुपये आपने क्या किया बचा लिया, तो उन दोनों का योग कितना होगा 100 रुपये हो गया,
ठीक है, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ जी पहले ही। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ। तो आय और बचत दे दिया, तो इन दोनों को घटाऊंगा 3x माइनस 200 तो खर्च निकल जाएगा, और इसी तरह से 2x माइनस 200 करूंगा तो b का खर्च निकल जाएगा। ठीक है, इन दोनों के खर्चों का अनुपात कितना दे दिया, 5/3 दे दिया। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, 9x माइनस 3 दूनी 600 बराबर 5 दूनी 10x माइनस 5 दूनी 10। ठीक है, कितना आ जाएगा 1000। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए इसको। ठीक है, पक्षांतर कर दीजिए, बड़ा वाला को इधर ले जाइए। x बराबर कितना आ जाएगा जी, 1000 में से 6 गया 400, x बराबर 400 आ गया, तो 3x बराबर कितना आ जाएगा 1200 आ जाएगा। ये आ जाएगा 4 तिया 1200 और ये आ जाएगा 4 दूनी 800। ठीक है, बात समझ में आया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े।